जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना और हम इसमें साथ ही साथ इसके पूरी क्रिया विधि के बारे में समझने वाले हैं। इसमें अंडा सॉरी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, हम पूरी क्रिया विधि समझने वाले हैं। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना, तो हमने देखिए आपको वृषण भी समझा दिया। वृषण के ऊपर अधिवृषण, अधिवृषण के ऊपर शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियों के ऊपर की हमने सारी पूरा फुटेज आपको दिखा करके हमने सब कुछ समझा दिया है। उसके जनन तंत्र के सभी भागों को समझा दिया। तो हम आज केवल इतना समझेंगे कि अंडाशय के अंदर की संरचना को समझेंगे। सॉरी, आज हम केवल वृषण के अंदर की संरचना को समझेंगे। तो देखिए वृषण जो होता है वो पूरी तरह से गोल होता है। वृषण जो होता है वो पूरी तरह से गोल होता है। और वृषण के अंदर आपने देखा, हमने पहले बता दिया था कि ये वृषण छोटे छोटे पिंडकों में बटा होता है। छोटे छोटे पिंडकों में बटा होता है और इन पिंडकों की संख्या कम से कम 250 है। इन पिंडकों की संख्या कम से कम 250 है। और जितने भी पिंडक होते हैं, जितने भी पिंडक होते हैं, इन सभी पिंडकों से यहाँ पर एक एक नली आती है। यहाँ पर एक एक नली आती रहती है। हर पिंडकों से एक एक नली आती रहती है। जितने भी पिंडक हैं सबसे एक एक नली आती है। और देखिए ये जो पिंडक हैं इन्हें पिंडक या वृषण पालिका कहते हैं। पिंडक या वृषण पालिका कहते हैं। और इन पिंडक से निकलने वाली जो नली होती है, इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्र जनक नलिका। इनको कहते हैं शुक्र जनक नलिका। इनको कहते हैं शुक्र जनक नलिका। अब ये शुक्र जनक नलिका यहाँ पर सब जाकर के इकट्ठा होती है। यहाँ पर सब जाकर के इकट्ठा होती हैं। और ये जहां से इकट्ठा होती हैं यहीं से जुड़ा होता है वृषण, सॉरी अधिवृषण। जितने भी ये सब नलिका होती हैं सब जाकर के अधिवृषण से जुड़े हुए रहते हैं। तो आप देखिए इतनी सारी जब शुक्रजनक नलिकाएं हैं तो ये सब मिल करके एक जाल की तरह संरचना बना रही हैं। तो इस जाल को क्या कहते हैं? इस जो जाल की तरह संरचना बना रही हैं इसको कहते हैं वृषण जालिका। इसको कहते हैं वृषण जालिका। इसको वृषण जालिका कहते हैं। अब देखिए वृषण जालिका जो होती है इस ये क्या है, ये एक मतलब सॉरी जो शुक्रजनक नलिका, ये नली की तरह संरचना है। इसके अंदर जो होता है दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जब इस हम शुक्रजनक नलिका, जो शुक्रजनक नलिका इस तरह से है, जब इसको हम बीच से ऐसे काटेंगे, इसको जब ऐसे बीच से अगर काट देंगे तो ये तब यहाँ पे संरचना कैसे दिखेगी। अब हम देखते हैं जब हम इसको बीच से काटेंगे तो इसकी संरचना कैसे दिखेगी। तो जब बीच से इसे काट देंगे तो इसकी संरचना गोल दिखेगी। और जब गोल दिखेगी तो इसमें दो लाइन दिखेगी, दो लाइन दिखेगी, किनारे किनारे पर दो लाइन दिखेगी। और इन दोनों लाइनों के मध्य में, इन दोनों लाइनों के मध्य में छोटी छोटी कोशिकाएं आप देखने को पाएंगे। छोटी छोटी कोशिकाएं देखने को पाएंगे। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहलाती हैं। ये लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं ये यही जो होती है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स हार्मोन का श्रावण करती हैं। एंड्रोजन्स हार्मोन का श्रावण करती हैं। और बीच में इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ उठी हुई संरचनाएं दिखेंगी, कुछ उठी हुई संरचनाएं दिखेंगी आपको। तो ये उठी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये उठी हुई जो संरचनाएं हैं ये भी एक प्रकार की कोशिका ही है। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? इनको कहते हैं हम सर्टोली कोशिका। इनको कहते हैं सर्टोली कोशिका। और इसके मध्य में आप देखोगे तो मटर के दाने की तरह कुछ कोशिकाएं होती हैं। तो जो मटर के दाने की तरह कोशिकाएं होती हैं इनको कहते हैं
इनको कहते हैं नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका, ये नर जर्म कोशिका होती है। और ये कोशिकाएं क्या करती है, यही तो कोशिकाएं हैं जो विभाजित होकर के शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और ये वो कोशिकाएं हैं जो सर्टोली कोशिकाएं जो इनको पोषण प्रदान करती हैं। और जब ये पूरी तरह से शुक्राणु परिपक्व हो जाता है तो ये चला जाता है आदि वृषण में। और इस वृषण शुक्रजनक नलिका के भीतर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो शुक्रजनक नलिका है इसके अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्रजनक कोशिका के अंदर, शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह की कोशिका पाई जाती है। दो तरह की कोशिका पाई जाती हैं। एक होती है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका। तो इसके अंदर दो तरह की कोशिका पाई जाती है। नंबर एक पे है नर जर्म कोशिका, नर जर्म कोशिका, और दूसरा है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। तो इसके अंदर दो तरह की संरचना, मतलब दो तरह की कोशिका पाई जाती है। शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह की कोशिका पाई जाती है। एक होता है नर जर्म कोशिका, दूसरा होता है सर्टोली कोशिका। तो जो नर जर्म कोशिका होती है, ये नर जर्म कोशिका ही क्या करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु का निर्माण करेगी। ये क्या करेगा, ये शुक्राणु का निर्माण करेगा। तो नर जर्म कोशिका क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। और शुक्राणु का निर्माण तो करेगा, शुक्राणु को निर्माण के समय कुछ पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्टोली क्या करेगा, सर्टोली कोशिका उसको पोषण प्रदान करने का काम करेगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इतना बड़ा वृषण, वृषण 250 पिंडकों में बटा हुआ, 250 पिंडकों में बटा हुआ है। और सभी पिंडकों से एक नलिका निकल के यहाँ तक आ रही है जिसे कहते हैं शुक्रजनक नलिका। और ये सभी नलिकाएं मिलकर एक जाली की तरह संरचना बना रही हैं जिसे वृषण जालिका कहते हैं। और ये संरचना जहां पे मिल रही है आपस में, ये जाकर के वृषण सीधे आदि वृषण में मिल रही हैं। आदि वृषण में जाकर के खुलती हैं, जैसे नहर जाकर के नदियों में खुल जाता है, नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। उसी तरह ये सारी जो शुक्रजनक नलिका होती है ये जाकर के आदि वृषण में खुल जाती है। और आदि वृषण की संरचना इस तरह से होती है, आदि वृषण की संरचना इसी तरह होती है। और ऊपर जाकर के यहाँ पर शुक्र नलिका, शुक्रवाहिनी में मिल जाता है। तो ये जाकर के शुक्राणु जितने होते हैं ये जाकर के सीधे पहुंच जाते हैं आदि वृषण में। और आदि वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं को ले जाकर के इधर शुक्रवाहिनी को दे देता है। तो आपको पूरी क्रिया विधि समझ में आ गई। और शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह की कोशिका होती हैं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या करती है, निर्माण करती है शुक्राणु का। और इसे जरूरी मतलब कि जो पोषण होता है ये सर्टोली कोशिका देता है। तो देखिए ये अंडाशय हो गया, सॉरी ये वृषण हो गया। और वृषण के अंदर की आपने क्रिया विधि समझ ली। लेकिन जो वृषण होता है ना, ये कुछ तरह के हार्मोन को स्रावित करता है, ये कुछ तरह के हार्मोन्स को स्रावित करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्रावित हार्मोन। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इसके अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, जैसे देखिए एक लड़का जब 18-19 साल का होता है तो उसके अंदर दाढ़ी आने लग जाती है, उसकी आवाजें मोटी होने लग जाती हैं, उसके चेहरे का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। तो ये सब होता है ना, तो ये सब क्या है, जन्म के बाद व्यक्ति के अंदर जो लक्षण आते हैं उन्हें द्वितीयक लक्षण कहते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन व्यक्ति मनुष्य के अंदर यानी कि जो नर होते हैं, नर के अंदर उनके द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करता है। टेस्टोस्टेरॉन द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो आपके अंदर अगर टेस्टोस्टेरॉन रिलीज ना हो तो दाढ़ी मोछ नहीं आने वाला। फिर तो आपके अंदर जितने द्वितीयक लक्षण निर्धारित होते हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है, तो वृषण से। दूसरा होता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो होता है
इसका कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता शरीर में। अब अगला है नियंत्रक हार्मोन। तो देखिए, इतनी बड़ी जब क्रिया हुई, आप बताइए जब गाड़ी चलाते हो तो आप गाड़ी चलाने के लिए ब्रेक होती है, एक्सीलेटर होता, सब कुछ होता है ना, उसको गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए। घोड़ा चलाते उसको भी नियंत्रित करने के लिए लगाम होता है। तो वैसे ही इस पूरी वृषण के अंदर की पूरी जो क्रियाविधि होती है, जो शुक्राणु जनन होता है, इसको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसे नियंत्रित करता है। GnRH हार्मोन, जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये भी क्या करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी क्या करता है, शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित ही करता है। तो देखिए, आपने सब कुछ समझ लिया कि वृषण के अंदर कैसी कैसी संरचनाएं होती है, कैसे इसमें कोशिकाएं होती हैं, कौन किसका निर्माण करता है, इसका कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, कौन कौन से हार्मोन मिलकर इसका नियंत्रित करते हैं, आपको सब समझ में आ गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।